साथियों नमस्कार। साथियों, देश और दुनिया में काफी घटनाएं घटित हो रही हैं। हर क्षण कुछ ना कुछ बदल रहा है। हम लोग दुनिया में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है सभी की समरी लेकर के आए हैं और आने वाले 4-5 दिन में क्या होने वाला है उसकी भी बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एक खबर दें कि आपने काफी सुना होगा कि चाइना लद्दाख में घुस आया है, चाइना भारत के क्षेत्र में घुस आया है, गलवान घाटी में घुस आया है। तमाम तरह के नेताओं ने अफवाहें उड़ाई कि चाइना ने भारत की जमीन को कब्जा लिया है, चाइना ने हमारे सैनिकों को मार दिया है। कई झूठ उड़ाए गए थे। पहली बात तो चाइना भारत की भूमि में नहीं आया था, हालांकि अक्साई चीन में था, वो भी भारत की भूमि है, लेकिन जो उसके पास चाइना के पास पहले से भूमि है भारत की, उसके अलावा किसी में नहीं आया था। अक्साई चीन के बॉर्डर पर भारत और चाइना का जो एलएसी है वहां पर एक क्षेत्र ऐसा बना रखा था दोनों देशों ने कि यहां पर किसी की सेना नहीं आएगी। अब उसी क्षेत्र में चाइना की सेना आ गई थी। जवाबी कार्रवाई में भारत की सेना भी आगे बढ़ गई। तब से भारत की और चाइना की सेना आमने सामने थी और कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आ रहा था कि कौन पीछे हटेगा, कैसे हटेगा। चाइना का अपना ईगो था, वो नहीं हट रहा था। हमारे फौजियों के साथ चाइना के फौजियों की भिड़ंत हुई, जहां पर चाइना को हमने बहुत बड़े स्तर पर क्षति पहुंचाई थी और पूरी दुनिया को इस बारे में पता है कि भारत ने किस प्रकार से चाइना को आंख दिखाते हुए चाइना को 4 साल तक वहां पर बिल्कुल बैकफुट पे रखा, कभी भी ओवरटेक नहीं करने दिया किसी पॉइंट पर। और आज ये खबर आई है कि चाइना ने फाइनली ये एग्री कर लिया है कि भैया हम अपने सैनिकों को पीछे हटा रहे हैं, आप भी पेट्रोलिंग करिए, हम भी पेट्रोलिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये काम अब सॉल्व हो चुका है। चाइना इस चीज पर मान गया है। हालांकि चाइना लंबे समय से इस चीज पर मानने को तैयार था। लंबे समय से मेरा मतलब है पिछले कुछ महीनों से। और ये दुनिया का एकमात्र इंसिडेंट ऐसा है, पहला इंसिडेंट ऐसा है जहां पर चाइना को मजबूरी में पीछे हटना पड़ा है, भारतीय सेना के पराक्रम के कारण, भारतीय सेना की बहादुरी के कारण। ऐसा नहीं है कि चाइना जो है अपनी किसी स्ट्रेटेजी के तहत पीछे हट रहा है। वो समझ गया कि यार कोई फायदा नहीं है भारत से टकराने में, ये भारत की सेना बाद में हमें कुचल देगी, कोई मतलब बनेगा नहीं, इसलिए पीछे हट लो भैया। दिस इज वन केस। इसमें सेकंड केस भी है। इस समय भारत चाइना को समझाने में, या कहें कि चाइना खुद समझने में, ये तो हम नहीं कह सकते किसने किसको क्या समझाया, लेकिन चाइना की एक बात ये भी समझ में आ रही है कि अभी वक्त भारत से लड़ने का नहीं है। ये बात भारत को भी समझ में आ रही है। इसलिए चाइना और भारत कुछ मोर्चे पर, कई ऐसे टॉपिक्स पर अब साथ चलने को तैयार हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा मोर्चा है ब्रिक्स। जी, आपने सुना होगा ब्रिक्स के बारे में काफी कुछ, और आपको यह भी पता है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी रशिया जाने वाले हैं और अभी 4-5 दिन बाद रशिया में ब्रिक्स की एक मीटिंग होनी है। और इस मीटिंग को लेकर के भारत रशिया जितने एक्साइटेड हैं, यूएसए उतना ही परेशान है। यूएसए नहीं चाहता कि ब्रिक्स सक्सेसफुल बने। पहले मैं आपको ब्रिक्स के कुछ बेसिक्स बता देता हूं। जो ब्रिक्स है, कई लोगों को शायद ना पता हो, जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, केवल ब्रिक था, और इनकी पहली जो बैठक हुई थी 2009 में हुई थी। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, तो ये बन गया BRICS ब्रिक्स। ब्रिक्स में पूरी दुनिया की लगभग 45% पॉपुलेशन आती है। ब्रिक्स में पूरी दुनिया, ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं, पूरी दुनिया का जितना भी क्षेत्रफल है, जितना भी लैंड मास है, उसका 30% क्षेत्रफल को कैरी करते हैं। और उसके अलावा पूरी दुनिया की जितनी भी जीडीपी है, जितना भी पैसा दुनिया में चल रहा है, उसका 27% जीडीपी केवल इन्हीं 5 देशों के पास पैसा है। और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी PPP के हिसाब से देखें तो लगभग 33% PPP हमारा और इनका सबका है। ब्रिक्स में ये 5 देश मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। इनमें अगर ब्राजील और साउथ अफ्रीका को छोड़ दें तो रशिया मिलिट्री पावर है, चाइना इकोनॉमिक पावर है, भारत उभरती हुई महाशक्ति है विद ग्रेट पॉपुलेशन। मार्केट है बहुत बड़ा। एक मार्केट के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। हम 140 या 150 करोड़ जनसंख्या के देश हैं। हमारे पास आज इतनी ताकत है कि हम चाहें तो अमेरिका को झुका सकते हैं, क्योंकि अमेरिका है पूंजीवादी, पैसे से मतलब है, बेचने से मतलब है उसे माल, और वो बेच रहा है हमको। हम ये वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल रहे हैं, ये भी उसी का मंच है। हम अगर अपनी पे आ जाए तो अपनी कई चीजें बेच नहीं पाएगा और उसे बहुत घाटा हो जाएगा। तो इसलिए हमारी अपने आप में ताकत है पॉपुलेशन की भी। तो अब हुआ क्या, इस ब्रिक्स
नाम का जो ये समूह बना, इस ब्रिक्स नाम के समूह ने समय समय पर अपनी बैठकें करी, समय समय पर अपने अपने निर्णय लिए और क्षेत्र के हिसाब से अपना विकास किया। लेकिन जब से यूएसए ने रशिया को परेशान करने की कोशिश करी है, यूएसए ने चाहा है कि रशिया को लाओ उलझा ले, यूएसए चाइना और रशिया दोनों के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि यूएसए को लगता है कि मिलिट्री पावर ये है तो इसे नीचे करो, इकोनॉमिक पावर ये है तो इसे नीचे करो। तो यूएसए इसके पीछे तो पड़ा ही है, आपको पता है सबको। ट्रेड वॉर एक तरीके से चल ही रहा है इनडायरेक्ट वे में। रशिया को उलझाने के लिए उसने बलि का बकरा बनाया यूक्रेन को। रशिया ने कहा ठीक है, यूएसए ने रशिया पर तमाम तरह के सैंक्शंस लगा दिए। रशिया ने कहा भैया तुम अगर डॉलर अपना यहां नहीं चलने दोगे तो हम अपने रूबल में सेल करेंगे। रशिया अपने रूबल का इस्तेमाल करके व्यापार करने लगा, अलग अलग देशों के साथ अलग अलग उसने संबंध स्थापित किए, सस्ता तेल बेचा, बहुत सारे ऐसे उपाय उसने निकाले जिससे उसकी इकोनॉमी चलती रहे। और पहले जो रशिया की इकोनॉमी थी उससे भी पहले से भी अच्छी पोजीशन में अब रशिया अपनी इकोनॉमी को लेकर के चला गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया कहीं भी डॉलर का यूज नहीं कर रहा। आप बात सुनना मेरी, रशिया कहीं भी डॉलर का यूज नहीं कर रहा। जब डॉलर का उपयोग करना हम कम कर देते हैं या देश कम कर देते हैं तो इसे कहते हैं डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन। और अमेरिका की ताकत है डॉलर। जितना उसका डॉलर दुनिया में मांगा जाएगा, जितना उसका डॉलर चलेगा, उतना ही अमेरिका ताकतवर रहेगा। अमेरिका को कमजोर करना है तो आप मारपीट के नहीं कर सकते, आप उसे आर्थिक कमजोरी पहुंचाइए जो उसकी ताकत है। रशिया ने वही किया और रशिया समझ गया कि यार जब मैं अकेला कर सकता हूं तो हमारे साथ के जो बाकी देश हैं, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ये भी कर सकते हैं। क्यों ना मैं इन सबको प्रेरित करूं कि भाई आओ ब्रिक्स को और मजबूत बनाते हैं और एक ऐसी करेंसी लेकर के आते हैं, कोई एक ऐसी करेंसी तैयार करते हैं जो हम सब देश आपस में यूज कर सकें। सोचिए अगर एक ऐसी करेंसी आ गई तो ये 5 देश तो करेंगे ही उसे यूज, जिसमें 150 इंडिया के, 150 चाइना के, 300 करोड़ तो यही हो गए। और ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका की जनसंख्या को मिला दोगे तो करीब करीब ये बैठ जाएगी 40-45 करोड़ और बैठ जाएंगे। तो 350 करोड़ जब लोग किसी एक करेंसी को चला रहे हो, पूरी अर्थ की पॉपुलेशन 800 करोड़ है, तो बहुत बड़ी बात होती है। आप सोचिए अमेरिका को कितना बड़ा धक्का लगेगा। यूरोप को तो रशिया बर्बाद कर ही चुका है। जब से रशिया ने यूरोप को ऑयल और गैस की पाइपलाइन से तेल कम किया है, तब से यूरोप को तेल कहीं और से मंगाना पड़ रहा है और उसे महंगा पड़ रहा है। इसलिए यूरोप तो आर्थिक तंगी में आ ही चुका है और यूरोप इस समय ये सोच रहा है यार कहाँ हम यूएसए की बातों में आ गए, कहाँ ये यूक्रेन के वॉर में उलझ गए, यार क्या चक्कर है ये। यूएसए अपने चक्कर में हमें उलझा देता है। इसलिए अब यूरोप में और यूएसए में भी कई सारी तकरारें देखने को मिल रही हैं, जिसमें सबसे बड़े बगावती सुर जो जिसने सबसे ज्यादा उठाए वो फ्रांस है। ठीक है, तो सूरत हाल ये है कि अभी मैं आपको एक एक चीज सारी समझाता हूं कि अभी जो मेंबर थे ब्रिक्स में वो साउथ अफ्रीका था, ब्राजील था, इंडिया, चाइना, रशिया, ये 5 देश थे। लेकिन 1 जनवरी 2024 से इसमें कुछ देश और जुड़ गए हैं, जिनमें से एक ईरान है, एक यूएई है, एक इजिप्ट है और इथोपिया है। अब आप एक एंगल और देखिए, एक एंगल यह बन रहा है कि रशिया, चाइना और ईरान जो अच्छे खासे दोस्त हैं आपस में, इनका एक और ग्रुप तैयार हो गया है। देखिए इन लोगों ने जो मैप बना रखा है ना इंडिया का, वो फ्रैक्चर्ड है। हम इस मैप का सपोर्ट नहीं करते, हम अपनी तरफ से बड़ा मैप बना के चलेंगे। तो जो रशिया है, चाइना है और ईरान है, इनका एक ग्रुप चल रहा था। इस समय यूएसए पीछे पड़ा हुआ है, यूएसए इस समय पीछे पड़ा हुआ है ईरान के भी, यूएसए पीछे पड़ा है रशिया के भी, यूएसए पीछे पड़ा है चाइना के भी। तो जब तीनों के पीछे यूएसए पड़ा है, तीनों का दुश्मन कॉमन है, तो तीनों और पास आएंगे। एससीओ नाम का एक ग्रुप है जिसमें भारत, चाइना, रशिया, पाकिस्तान ये सब शामिल थे, उसमें भी ईरान शामिल हो गया है। तो अब एक नया ध्रुव बनता जा रहा है दुनिया में, जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया शामिल हैं और ईरान जैसे देश भी शामिल हो रहे हैं। हालांकि इंडिया इतना ये कहें कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में इतना मजबूत है, इतना स्मार्ट है कि इंडिया इन लोगों के साथ भी रह रहा है और इंडिया इसके साथ भी रहने का प्रयास कर रहा है, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज की भी पसंद है इंडिया। ये चीज यूएसए को पसंद नहीं आ रही जी, इसलिए यूएसए ने इंडिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश करी और इंडिया को तरह तरह से दबाने की कोशिश करी। यूएसए ने पहले, पिछले कुछ दिनों की बात बता रहा हूं, यूएसए ने पहले कोशिश करा कि यार मोदी सत्ता में ना आए, क्योंकि मोदी जी सत्ता में आ गया तो ये मेरी बात नहीं मानेंगे, ये अपने देश का हित पहले देखेंगे और मुझे चाहिए कोई कठपुतली पपेट चाहिए। तो पैसा दिया, यूट्यूबर्स खरीदे, डिक्टेटरशिप पे वीडियो बनवाए, माहौल बनाया, जॉर्ज सोरोस ने पैसा लगाया, पूरा एक माहौल आपको पता है। और बहुत कोशिश की गई कि मोदी जी ना आए। मोदी जी आए
तो उनकी सीटें थोड़ी कम हो गई, तो यूएसए को लगा इतना कमजोर हो गए, अब तो ना दबा लेंगे। प्लस बांग्लादेश का इंसिडेंट हो गया, तो यहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके भी हौसले बुलंद हो गए और यूएसए के भी हौसले बुलंद हो गए। डोनाल्ड लू, जिसने बांग्लादेश में काम कराया था, यूएसए का आदमी, उसको लगा भारत में भी कर लूंगा, भारत में भी नेताओं से मिलने लगा। जब उसे लगा यार कि यहाँ पर मोदी जी को हम कमजोर करने के बजाय जितना कमजोर करना चाह रहे थे और मजबूत हो रहे हैं। आपको पता है जब से बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो मसला हुआ है, तब से हिंदुओं में एक कॉन्शियसनेस आ गई है, और योगी जी ने कह दिया बटेंगे तो कटेंगे। और अब हरियाणा का इलेक्शन, और हरियाणा के इलेक्शन से यूएसए को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि हरियाणा इलेक्शन अगर बीजेपी हार जाती तो हरियाणा कांग्रेस की सरकार द्वारा चलाया जाता, और फिर कांग्रेस की सरकार उन सो कॉल्ड किसानों को हरी झंडी दे देती जो भी जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर रुके पड़े हैं, दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं। और वो दिल्ली अगर जिस दिन आ गए उस दिन आपको पता क्या करेंगे। पहले एक बार आए थे तो लाल किले पे क्या किया था हम और आप जानते हैं। यूएसए बहुत ज्यादा ताकत लगा रहा था कि हरियाणा बीजेपी ना जीते, और इस देश के मतदाताओं ने ये बता दिया कि हम तुम्हारी चाल समझ चुके हैं, हम अपने हिसाब से वो नेता चुनेंगे जो हमारे देश के लिए ठीक होगा। तो बहरहाल यूएसए ने कोशिश करी कि सरकार बदल जाए, मोदी कमजोर हो जाए। जब ये नहीं हुआ तो अब यूएसए आया है धमकी देने पे, एलिगेशंस लगाने पे। धमकियां क्या दे रहा है, एलिगेशंस क्या दे रहा है, आपने ये व्यक्ति देखा होगा। यूएसए कह रहा है कि इस व्यक्ति को, जो पन्नू है, इसको मारने का पूरा प्लान कर रहा था इंडिया, और इंडिया ने आदमी भेजा था इसको मारने के लिए, लेकिन हमने उसे पकड़ लिया है। और अब तो यूएसए ने यह कहा है कि इंडिया ने जिस आदमी को भेजा था और वो आदमी जिस रॉ एजेंट के कॉन्टेक्ट में था, उस रॉ एजेंट का नाम है विकास यादव। तो हम जो है विकास यादव को, देखिए, हाँ, विकास यादव को हम वार्निंग लिस्ट में डालते हैं, यूएसए का वांटेड है, वांटेड लिस्ट में डालते हैं। अब यूएसए ने एक नया शिगुफा छोड़ा है कि हम जो है विकास यादव के पीछे पड़ेंगे, और विकास यादव ने, जो रॉ एजेंट है भारत का, उसने पन्नू को मारने की पूरी साजिश रची थी। उसी ने सारे लोग भेजे थे जो उसको मारने आए थे, लेकिन हमने उन्हें पकड़ लिया। अब बात समझ रहे हैं? तो ये जो नया जो शिगुफा छोड़ा है खालिस्तान का, कनाडा आपको पता है किस तरह से राग आलाप रहा है कि हमें इंटेलिजेंस मिली थी, 5 आइज का इंटेलिजेंस था। 5 आइज मतलब कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके, इन 5 देशों का समूह है जो इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं एक दूसरे में। तो हमें इंटेलिजेंस मिली थी कि भारत ने ही निज्जर को मरवाया है, कनाडा में निज्जर को ये करवा दिया था ना, तो उसको लगता है कि भारत ने मरवाया है। तो भारत ने कहा भाई अगर ऐसा है तो सबूत दे दीजिए। तो पहले कहता है पिछले साल कि हमारे पास सबूत हैं, सबूत हैं, सबूत हैं। इस साल हमने कहा कि सबूत दो, या जब उसने ये अभी दोबारा से राग आलापा, फिर मामला बिगड़ गया, हमने राजदूत अपने वापस बुला लिए, उसके भगा दिए यहां से। तो उसके बाद जब जांच कमेटी वहां पर बैठी तो उसके सामने जो जस्टिन ट्रूडो है कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, वो कहता है कि मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन हमारे पास इंटेलिजेंस बहुत तगड़ा था। तो पोपट हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जो कनाडा बोल रहा है ये यूएसए की भाषा बोल रहा है, क्योंकि यूएसए कनाडा के माध्यम से, खुद के माध्यम से भारत पर दबाव बनाना चाहता है कि भारत कैसे भी इस डर में रहे कि यूएसए कुछ भी कर सकता है। और क्यों रहे भारत डर में? उसका कारण है कि भारत जो एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करना चाह रहा है ना ब्रिक्स में, इससे डरे, ब्रिक्स में ना घुसे भारत, इस ब्रिक्स को दूर से नमस्ते कर दे भारत। भारत ने कहा ऐसा है, हम वो करेंगे जो हमारे लिए ठीक होगा, तू नहीं बताएगा हमें क्या करना है। जब पिछली बार कनाडा ने एलिगेशंस लगाए थे तब भारत ने सख्ती से जवाब दिया था, और इस बार भी और सख्ती से जवाब दिया है। 240 सीटें तो क्या हुआ? जब पिछली बार यूएसए ने एलिगेशन लगाए थे कि भारत जो है पन्नू को मरवाना चाहता है, तो भारत ने कहा अच्छा अगर आपको ऐसा लगता है तो हम अपने यहाँ पर एक कमेटी बना देंगे, जांच कमेटी। भारत ने जांच कमेटी बनाई अपने देश में, हमारे देश में। उस कमेटी ने अभी रिपोर्ट सौंपी है जाकर के यूएसए को कि देख ऐसा कुछ भी नहीं है, जाके कर लियो क्रॉस वेरीफाई। बट यूएसए नहीं मान रहा, उसको तो परेशान करना है। तो इसलिए आजकल भारत पे ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है यूएसए के द्वारा, और भारत में खालिस्तान मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट हो जाए, भारत में कैसे भी दोबारा से अंदर खालिस्तानी सेंटिमेंट्स जाग जाएं, उसकी कोशिश चल रही है। कोशिश ये भी चली थी कि भारत में कश्मीर मुद्दा फिर से गर्म कर दिया जाए। उसके लिए आपको पता है एक के बाद हमले कराए गए थे जिससे कश्मीर में चुनाव ना हो पाए, और उसी क्रम में इस बार भी, आज की भी बात है, बड़ा एक बुरी खबर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में एक घटना आज हो गई है जिसमें एक डॉक्टर और 6 अन्य लोगों को आतंकियों ने मार दिया है। अब इसमें कई कश्मीरी लोग शामिल थे और कई ऐसे वर्कर थे जो नॉन कश्मीरी थे और कश्मीर में रहकर के काम कर रहे थे। उनको मारने का क्या पर्पज है? उनको मारने का बस एक पर्पज है कि जो बाहर के लोग हैं उनमें एक दहशत बढ़ जाए कि कश्मीर में जाके काम नहीं करना, कश्मीर का विकास ना हो और कश्मीर फिर से वैसे ही हो जाए जैसे पहले था, तभी जाके कश्मीर में इनकी दाल गल पाएगी। प्लस यूएस अमेरिका जो है पाकिस्तान का साथ देता है, तो अब यूएसए ने हो सकता है हरी झंडी दे दियो पाकिस्तान को, तुम्हें जो करना है तुम करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े। यूएसए पाकिस्तान को यूज करेगा, आप जानिए बात को।
और यूएसए खुद तो कर ही रहा है जो कर रहा है। यहां पर भारत ने जो है एक अच्छी स्ट्रेटेजी दिखाई, और अच्छी स्ट्रेटेजी ये दिखाई, ये जो अटैक हुआ है मैं इसकी जगह दिखा देता हूं। ये है गंडेरवाल, ये जम्मू कश्मीर में इस जगह पड़ता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके ठीक नीचे पड़ता है श्रीनगर, और श्रीनगर के ठीक नीचे पड़ता है जम्मू और नीचे, ठीक है। तो अब ये जो पूरा सिलसिला चल रहा है, इसमें भारत ने सबसे अच्छी चीज जो खूबी दिखाई वो ये कि भारत ने अंदर ही अंदर चाइना से बात करना स्टार्ट किया। दोनों देशों ने एक दूसरे से किया, और पिछले कई लंबे समय से दोनों देशों से अच्छे अच्छे वाक्य सुनने को मिल रहे थे। चाइना ने और भारत ने मिलकर के ये तय किया है कि भैया अपन को अभी आपस में नहीं लड़ना। भारत तो लड़ने के मूड में ही नहीं है, चाइना को रहता है। तो शायद भारत ने कन्विंस किया हो, या चाइना खुद समझ गया हो, या हो सकता है चाइना को रशिया ने कन्विंस किया हो। ये अंदर की बातें किसी को नहीं पता होती, बट हाँ चाइना ये समझ गया है कि अभी आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, पहले इसको कमजोर करो। ये दुनिया का जो सबसे बड़ा गुंडा है, अगर इसे कमजोर कर लिया तो फिर हम अपना अपना देखेंगे क्या करना है। ये बड़ी सही बात है कि चाइना के दिमाग में बात बैठ गई है, और यही कारण है कि ब्रिक्स की मीटिंग से जस्ट पहले चाइना ने बोल दिया कि हम भैया हटा रहे हैं अपनी फौज। हम ये नहीं कह रहे कि चाइना से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, लेकिन एटलीस्ट वैसे खट्टे संबंध नहीं है जैसे कुछ महीनों पहले तक थे। आप जानिए इस समय आपको रशिया, इंडिया, चाइना के एक अच्छा खासा वो देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा समायोजन देखने को मिलेगा, और ये चीज बहुत अच्छी हो रही है। और यूएसए के लिए सरदर्द है, यूएसए को ये डर है कि कल को ये लोग कोई अपनी करेंसी लेकर के ना आ जाएं। तीनों देशों ने सबसे अच्छा काम जो किया है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना लिया है कि भैया हम तुमसे तेल लेते रहेंगे, तुम थोड़ा ठंडे पड़े रहो, और हम और तुम अपनी दोस्ती खुल करके जाहिर करेंगे, जिसको जो करना है वो कर ले, हमें कोई टेंशन नहीं है। और रही बात ईरान का मसला, तो वो ईरान और इजराइल जाने, हम उसमें पड़ेंगे नहीं, क्योंकि इजराइल से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, ईरान से भी हैं, इजराइल से ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, अब आपको बताता हूं इसके चैलेंजेस क्या हैं। मान लीजिए आज ब्रिक्स की जो समिट है वो सक्सेसफुल हो गई 2-4 दिन बाद, और उस समिट के सक्सेसफुल होने के बाद मान लीजिए अगले महीने चुनाव होने हैं यूएसए के, और उन चुनावों में फर्ज कीजिए जीत गए ट्रंप चचा, तो मामला उल्टा पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो कमाला आंटी है, कमाला आंटी, ये डेमोक्रेट्स की हैं, यहीं का आपके जो बाइडेन हैं, और यहीं के आपके ओबामा थे। ये सब लोग वो हैं जो इस समय नहीं चाहते कि मोदी पावर में रहें। ये सब वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि रशिया कमजोर हो जाए, रशिया के पीछे पड़े हुए हैं। और ये सब वो लोग हैं जो इस समय भारत में सरकार को गिराना चाहते हैं हर तरीके से। और ये वो व्यक्ति हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि भारत क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है। इनका एक तो दुश्मन चाइना है, और दूसरा ये है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को मतलब होता है धंधे से, मेरे पास पैसा आना चाहिए, अमेरिका के लोग मुझे वोट करते रहें, अमेरिका के लोगों को रोजगार मिलता रहे, इनको बस इतना मतलब है। तो कल को मान लो ब्रिक्स को हम सक्सेसफुल कर लेते हैं, करेंसी वगैरह जो कुछ भी ले आते हैं, उसके बाद भारत को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाइना का तो दुश्मन जी है, क्योंकि चाइना एक इकोनॉमिक पावर है और इनको इकोनॉमिक पावर खुद भी बनना है, तो वहां लड़ाई है। ये आदमी इकोनॉमी पसंद करता है, तो अपना दुश्मन इकोनॉमिक महाशक्ति को ही पाएगा। और ये जो लोग हैं इन्हें हथियारों से मतलब है, तो ये जानबूझ के युद्ध छेड़ेंगे, जब से आए युद्ध छेड़ रहे हैं। तो ये रशिया को निशाना बनाएंगे। रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर है, या कहें कि इनके बराबर का है। ये एक दिक्कत है। अगर ट्रंप चचा आ गए तो फिर चाइना कैसे हैंडल करेगा सिचुएशन को, वो एक देखने वाली बात होगी। और इंडिया क्या करेगा उस वक्त? ट्रंप चचा कहेंगे ऐसा है इंडिया, अपन लोग मिलकर के ना ये चीज स्टार्ट कर देते हैं। चाइना कहेगा नहीं नहीं इंडिया तुम ये मत करना, उसके साथ समझो। अब इंडिया कहेगा यार ये बात तो सही कह रहा है यूएसए, अब मैं क्या करता हूं, इंडिया ही फंस जाएगा कि इधर चाइना को देखूं या यूएसए को देखूं। ये एक प्रॉब्लम आएगी। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे? और दूसरा इंडिया का एक और हित है, एक और स्वार्थ कहें सभी देशों का है, वो ये कि अभी G20 की मीटिंग हुई थी भारत में पिछले साल, तब एक जो है सहमति बनी थी आईमेक कॉरिडोर पर। आईमेक क्या है? भारत से एक शिप जाएगा यूएई, यूएई से सऊदी होता हुआ जाएगा इजराइल, इजराइल से पहुंचेगा यूरोप। ये मार्ग बनाया जा रहा था, ये एक रूट कंस्ट्रक्ट करने की बात करी गई थी, और इस पर G20 की मीटिंग के 2 महीने बाद से ही काम स्टार्ट होना था। लेकिन इससे पहले कि काम स्टार्ट होता, यहां पर इजराइल और हमास का युद्ध स्टार्ट हो गया, और वो डिस्टर्बेंस बढ़ते बढ़ते आज ईरान तक पहुंच गया।
अब इस रूट से सबसे ज्यादा फायदा भारत को है, इजराइल को है, यूएसए को है, बहुत फायदा है, लेकिन नुकसान है चाइना को, क्योंकि चाइना अपना एक मार्ग बना रहा है यहां से यहां पर। ये चाइना नहीं चाहता था कि बने, रशिया नहीं चाहता था कि बने, भारत चाहता है कि बने। अब अगर ट्रंप सत्ता में आए तो ट्रंप इस काम को तेज करवाएंगे, चाइना चाहेगा नहीं, तो भारत चाइना की तकरार वहां से स्टार्ट होगी। तो अभी ये लोग ये सोच के चल रहे हैं कि ट्रंप को हैंडल कैसे करा जाएगा, देखेंगे। पहले अपने आप को इकोनॉमिकली साउंड इतना बना लो कि इसकी